तो हम देखने वाले हैं चैप्टर इंटरनल ऑडिट सीए फाइनल का। इंटरनल ऑडिट चैप्टर का ये रिवीजन हम करेंगे मॉड्यूल से। सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये बहुत काम में आती है, ऑलमोस्ट हर आंसर में आप ये डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट लिख सकते हो। इसलिए स्टार्ट करेंगे इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन के साथ, और ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है। सीधी सी बात है, इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स का ऑडिट है। बस इसको इंग्लिश में लिखना है। अब ऑडिट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट अश्योरेंस। तो ये इंडिपेंडेंट अश्योरेंस। इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट अश्योरेंस है। किसके ऊपर? इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर। इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर। और इंटरनल कंट्रोल्स के साथ क्या आता है? हर वक्त इंटरनल कंट्रोल्स के साथ आएगा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस टू एनहेंस गवर्नेंस एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और गवर्नेंस को एनहेंस करने के लिए होता है। तो इंटरनल ऑडिट क्या है? तो आंख बंद करके बोलो, इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट अश्योरेंस। इंटरनल ऑडिट क्या देता है? इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंट अश्योरेंस देता है। इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट अश्योरेंस ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस टू एनहेंस गवर्नेंस। ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के साथ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आएगा टू एनहेंस गवर्नेंस एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब आता है इंडिकेटिव ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। और इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, क्या स्कोप है? तो भाई उसमें क्या क्या आप देख सकते हो, मतलब वाइड एरिया क्या रहेगा? एक मोटा मोटी बोलते हैं ना कि इतना होना चाहिए। तो क्या क्या होगा? मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले तो आप मॉनिटर करने का अधिकार रखते हो, आप मॉनिटर कर सकते हो। मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। एक मिनट। आप इंटरनल कंट्रोल्स को मॉनिटर कर सकते हो। इंटरनल कंट्रोल्स को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी आपको मिल जाती है जब जब आप क्या करते हो, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल्स को मॉनिटर कैसे किया जा सकता है? थ्री वे प्रोसेस है मैच करने का। थ्री वे प्रोसेस कैसा होता है कि जैसे आपने परचेज ऑर्डर भी देख लिया, उसके सामने रिसीट भी देख लिया, और उसके सामने वापस पेमेंट हुआ है कि नहीं वो भी देख लिया। तो ये थ्री वे मैच कर लिया आपने। ये क्या होता है? मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अब तुमने कुछ चीज को मॉनिटर किया है, मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल्स को मॉनिटर कर रहे हो, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन कवर होती है, उस इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करोगे। तो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। देखो भाई, इंटरनल ऑडिटर हमेशा फाइनेंस नहीं, ऑपरेटिंग चीजों को भी लेके ना मतलब ध्यान रखेगा। ऑपरेशन से भी उसका गहरा नाता है। क्यों? क्योंकि तुम ऑपरेट करोगे बिजनेस, वहीं पे तो रिस्क आएगी और वहीं पे तो उसको कंट्रोल्स लगाना है। तो ऑपरेशन से उसका गहरा नाता है। तो मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सबसे पहले उसने तुम्हारी एंटिटी के आते ही इंटरनल कंट्रोल्स देखे। फिर क्या बोल फिर वो उसने क्या किया? इंफॉर्मेशन एग्जामिन करी। कौन सी? फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। सो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें वो देखो सेल्स का एग्जांपल, सेल्स रिकॉर्ड देखेगा, कमीशन देखेगा कि तुमने किसी को पे किया है क्या, सेल्स डिलीवरी का प्रूफ देखेगा, और आइडेंटिफाई करेगा करेक्टनेस ऑफ रेवेन्यू जो तुमने रिकॉर्ड किया है। फिर अब देखो, उसने ना तुम्हारा क्या देख लिया? मॉनिटरिंग कर लिया इंटरनल कंट्रोल्स का, एग्जामिनेशन कर लिया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो अब वो कुछ एक्टिविटीज भी तो देखेगा, तुम्हारी एक्टिविटीज का रिव्यू करेगा कि तुम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो उसका रिव्यू करेगा, रिव्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद एक और रिव्यू करेगा कि भाई तुम कंप्लायंस कैसे कर रहे हो, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद फाइनेंशियल कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। फिर आता है देखो, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, उससे ही एक पार्ट आ जाएगा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी इसका पार्ट है कि वो देखेगा कि जो तुमने कुछ जैसे समझो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, तो उसके सामने वापस उसका एक्सपोजर जो है तुम्हारा डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, उसको हेज किया है कि नहीं किया है। ये क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट। हेज कर लिया तुमने, तो तुम रिस्क मैनेज कैसे करते हो भाई? तुमको जब एंटिटी को दिख रहा है कोई रिस्क है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स क्या अपनाता है। एंड लास्ट में आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, एथिकल वैल्यूज वगैरह, उन सब का अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एथिकल वैल्यूज। भाई तुम अकम्पलिश कर लो, यही तो गवर्नेंस है। असेसमेंट ऑफ गवर्नेंस प्रोसेस इन अकम्पलिशमेंट ऑफ, मीन्स भाई कैसे तुम ये सब चीजों को कैसे मैनेज करते हो, गवर्नेंस ये सारा, बस इसको ही गवर्नेंस बोलते हैं। तो मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस एंड लॉज एंड रेगुलेशंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब जैसे जैसे आगे चलते हैं तो अपन आगे क्या देखते हैं? कंपनीज ऑडिट का ये इंटरनल ऑडिट का सेक्शन, कंपनीज
एक्ट 2013 कौन सा देता है? सेक्शन 138। सेक्शन 138 बात करता है इंटरनल ऑडिट की। और रूल 13, ये 138 में से 8 हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? रूल 13। तो रूल 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बात करता है? एप्लीकेबिलिटी की। किसकी? इंटरनल ऑडिट किसको एप्लीकेबल है, उसके प्रोविजंस की। इंटरनल ऑडिट किसको एप्लीकेबल है? तो देखो इसमें अपना 25, 25 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, ये 100 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ और 200 करोड़। 25, 50, 100, 200 का ध्यान रखो। देखो और अब सोचो कि क्या क्या कैसे रहेगा। सबसे पहले तो कोई भी मतलब लॉ बनता है ना, तो वो बोलता है तुम सबसे पहले तुमने 25 करोड़ तक का डिपॉजिट भी ले लिया ना, और मतलब 25 करोड़ से ज्यादा और मोर, 25 करोड़ और मोर, यहाँ पे सब में मोर मोर है, सिर्फ एक बोरोइंग्स को छोड़ के। बोरोइंग्स मतलब अगर तुम बराबर भी ले लोगे ना 100 करोड़ या उससे ज्यादा की, तो 100 करोड़ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। बाकी सब मोर पे होगा, लाइक 200 करोड़ रुपीज और मोर, यानी कि उससे ज्यादा पे एप्लीकेबल होगा, उससे कम पे नहीं होगा। यानी कि 200 पे भी चलेगा, तुमको एप्लीकेबल नहीं है। 201 होती तुमको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले 25 यानी कि डिपॉजिट्स की लिमिट बता रहा है, 50 यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट बता रहा है, 100 यानी कि बोरोइंग्स की लिमिट बता रहा है, और 200 सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या हो सकता है? टर्नओवर। तो टर्नओवर की लिमिट बता रहा है। अब ये सब क्या है? बोरोइंग्स और ये जो डिपॉजिट्स है, ये जो बोरोइंग्स और डिपॉजिट है, ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहे हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया होगा तो। और जबकि यहाँ पे क्या बात कर रहा है? ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एनी पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की क्या पोजीशन है। टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या रहा, और तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या रही। तो यहाँ पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर आपने टच करके वापस आ गए, साल भर में 25 करोड़ रुपए लेके भी वापस आ गए, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और लोन्स ऑन बोरोइंग्स की किस में देख रहे हैं? सिर्फ बैंक्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ही देख रहे हैं। और बस सेम अगर, तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी क्या है? हर लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल है। हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल है कौन सी वाली को? जिसकी अभी मैंने बताई, 25, 50, 100, 200 वाली लिमिट है। 25 क्या है? डिपॉजिट्स। 50 क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल। 100 क्या है? लोन बोरोइंग्स। और 200 क्या है? 200 करोड़ है पेड अप शेयर कैपिटल। और प्राइवेट कंपनी में क्या लिमिट एप्लीकेबल होगी? प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 100, 200 पे आ जाएंगे। प्राइवेट कंपनी में अपन ये 200 करोड़ और ये 100 करोड़ जो ऊपर पड़ा है ना, उसमें से सिर्फ 100 और 200 वाला एप्लीकेबल होगा। 200 किसका था? टर्नओवर का। और 100 किसका था? बोरोइंग्स का। सेम है केस, सेम। ये एक्सीडिंग टू 100 करोड़, ये 200 करोड़, ये 100 करोड़। अब आगे चलते हैं। एप्लीकेबिलिटी 138 में डिस्कस हो चुकी है इंटरनल ऑडिट की। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे होगा कौन इंटरनल ऑडिटर बन सकता है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? देखो भाई सीधी सी बात है, सेक्शन 138 बोलता है कोई भी बन सकता है। सेक्शन 138 क्या बोलता है? कोई भी बन सकता है। तुम सीए हो, बन जाओ। कॉस्ट अकाउंटेंट हो, बन जाओ। ऑडिटर शेल, इंटरनल ऑडिटर शेल इधर भी चलेगा, मतलब या तो सीईओ हो सकता है या कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, और सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय बोर्ड टू कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट। यानी कि बोर्ड ने डिसाइड कर दिया कि इसकी इंटरनल ऑडिट होनी चाहिए, एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट। फिर क्या आ जाएगा? इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय, चाहे तो वो एम्प्लॉय हो सकता है, चाहे तो नहीं भी हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें सबसे बड़ी बात, अब थर्ड पॉइंट क्या है? टू बी इफेक्टिव द इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड नॉट मियरली असिस्टेंट। पार्ट ऑफ मैनेजमेंट माना जाना चाहिए, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट माना जाना चाहिए, उसको एक असिस्टेंट नहीं माना जाना चाहिए। फिर क्या आएगा? आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करता है एक इंटरनल ऑडिटर? क्या क्रिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है? तो इसको तुम ऐसे सोचो कि एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन, मतलब एक कंपनी है, एक फर्म है बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, उसका एक बहुत बड़ा पार्टनर है, उसके पास पूरा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, वो खुद इंटरनल ऑडिट का हेड है। तो वो क्या क्रिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा? अरे यार इतनी सारी इंटरनल ऑडिट है, अकेला तो सब करेगा नहीं। तो सबसे पहले वो एक बेसिक ढांचा बनाएगा। उस बेसिक ढांचे को क्या बोलते हैं? डिफाइन ओवरऑल प्लान, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी फॉर इंटरनल ऑडिट फंक्शन। यानी कि तुम अपनी टीम में बताओगे कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन में ओवरऑल प्लान क्या होता है, स्कोप कैसा होता है, जनरल, एक जनरल ओवरऑल बता रहे हो। यहाँ पे ये नहीं क्लाइंट वाइज स्पेसिफिक नहीं बता रहा है। समझो अगर आप उस फर्म के पार्टनर हो, तो आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? अपनी टीम को तो बताना पड़ेगा ना क्या होता है। तो डिफाइन ओवरऑल प्लान,
स्कोप क्या होता है, कितना स्कोप होता है इंटरनल ऑडिट में, आप कहाँ तक जा सकते हो। आप जाके ये तो नहीं दे बोल सकते ना, समझो एयर इंडिया की कर रहे हो तो यार प्लेन उड़ता कैसा है वो कंट्रोल भी मैं चेक करूंगा। तो आपका दायरा आपको बताना पड़ेगा टीम को कि भाई तुम्हारा दायरा किस कौन से लेवल पे जाके रुक जाता है। कोई भी इंटरनल ऑडिट हो, जो जनरल चीजें होती है वो तो होगी। तो शुरू कैसे करेगा वो पार्टनर, डिफाइन द ओवरऑल प्लान, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होती है। फिर वो क्या करेगा, जो उसके टीम में मतलब उसकी कंपनी में अलग अलग फर्म में अलग अलग असाइनमेंट आए होंगे उसमें जाएगा। तो ओवरसी और मॉनिटर करेगा, सब में एक साथ तो जा नहीं सकता, उनको ओवरसी और मॉनिटर करेगा। ओवरसी एंड मॉनिटर द ऑडिट असाइनमेंट्स, ओवरसी एंड मॉनिटर द ऑडिट असाइनमेंट्स, देयर प्रॉपर प्लानिंग, उनकी प्रॉपर प्लानिंग हो, अलग अलग वेरियस असाइनमेंट्स को देखेगा, उनकी प्रॉपर प्लानिंग करेगा, उनको एग्जीक्यूट करवाएगा। और सिर्फ यहीं पे नहीं छोड़ेगा, उनकी प्रॉपर प्लानिंग हो, उनकी एग्जीक्यूशन हो, और जो तुमने ढूंढा है उधर, क्या मक्खी मारने गए थे क्या, कुछ तो ढूंढा होगा, तो ढूंढा है तो रिपोर्ट करोगे ना फाइंडिंग्स को, घर लेके थोड़ी आ जाओगे यार, तुमको रखा किस लिए है। तो प्रॉपर प्लानिंग, वेरियस ऑडिट असाइनमेंट्स को क्या करोगे, प्रॉपर प्लान करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, रिपोर्ट करोगे फाइंडिंग्स को, एंड देन क्या करोगे, उनको सब्सिक्वेंटली क्लोज भी करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट क्लोजर ऑफ द रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशन, सब्सिक्वेंट क्लोजर ऑफ द रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशन। अरे सिर्फ बता के मत रुक जाना कि भाई ऐसा ऐसा है आपकी कंपनी में, अरे पैसा लेके मत आ जाना। अरे भाई तुमने बताया है तो इसको क्लोज भी करवाओ कि आपने क्या एक्शन लिया। अरे भाई तुम प्रोफेशनल हो, गली छाप नहीं होगी बस मैं तो मेरा पैसा लेके आ गया, आप करे कि नहीं करे मुझे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। सब्सिक्वेंट क्लोजर ऑफ द रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि तुमने ऑब्जर्वेशन दी तो उसका क्लोजर हुआ कि नहीं। तो डिफाइन ओवरऑल प्लान करोगे, प्लान स्कोप एंड मेथोडोलॉजी करोगे और इंटरनल ऑडिट फंक्शन। फिर क्या करोगे, ओवरसी एंड मॉनिटर वेरियस ऑडिट असाइनमेंट्स, प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स, उनकी कमी निकालोगे और सब्सिक्वेंट क्लोजर करवाओगे, वो कमी खत्म करवा के आओगे। ये क्या होता है, क्रिटिकल एक्टिविटीज बता रहा हूं मैं आपको, क्रिटिकल एक्टिविटीज कर रहा है वो बहुत सारी, देखो कितनी क्रिटिकल है। अब क्या करेगा, अब वो देखेगा अरे यार उसके पास टीम भी तो होनी चाहिए ना भाई साहब, समझो और कोई क्लाइंट आ रहा है और कोई किसी के साथ मैनेज करना, तो उसके पास टीम होनी चाहिए। तो क्या करेगा, प्लान करेगा, इधर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अपनी टीम को क्या करेगा, अपनी टीम को अक्वायर करेगा और उनको एंगेज करेगा, काम देगा, एंड उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा, उनको प्लानिंग करेगा, उनको कैसे अक्वायर करना है, कैसे समझाना है। तो प्लान, अक्वायर, एंगेज एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करेगा, किसका, प्रोफेशनल स्टाफ एंड टैलेंट एंड अदर रिसोर्सेज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अरे भाई उसका ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करना है, इंटरनल ऑडिट करवाना है, तो प्लान प्लान करेगा, अचीव करेगा, प्लान करेगा, एक्वायर करेगा, एंगेज करेगा उनको, परफॉर्मेंस रिव्यू, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देगा अपने प्रोफेशनल स्टाफ को टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। चलो ठीक है, फिर भी उसको लगता है कि यार मेरे स्टाफ में इतनी काबिलियत नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लगेगा। तो वो क्या करेगा, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और टेक्निकल सॉल्यूशंस भी लेगा, जहां पे जरूरी होगा, जहां पे जरूरी होगा एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस लेगा। एंड इतना सब कुछ कर लिया। अरे भाई देखो सीए लोगों में सबसे खास बात, ऑडिटर की खास बात क्या होती है, तुम काम चाहे कितना भी करो, जितना किया उतना ढिंडोरा पीट के आओ, किसके साथ, चपड़ासी के साथ नहीं, ऑल की स्टेक होल्डर्स, जो बड़े बड़े लोग हैं ना उनके सामने ढिंडोरा पीट के हो। तो कम्युनिकेट एंड एंगेज विद ऑल स्टेक होल्डर्स, कम्युनिकेट एंड एंगेज विद ऑल स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, की काम कहाँ पे पहुंचा, प्रोग्रेस, भाई तुम प्रोफेशनल हो बताओ ना भाई काम कहाँ पे पहुंचा, सामने से कोई पूछने नहीं आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुमसे। एंड अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, की क्या तुमने अचीव कर लिया है, तो कम्युनिकेट करो अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। एंड क्वालिटी तो मेंटेन करके ही चलना है, क्योंकि चाहे कोई भी काम हो क्वालिटी अपन को मांगता है, अपन सीए लोग है भाई। अब चलो ये भी देख लिया, तो अकाउंटिंग फंक्शन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स से रिलेटेड कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो ऑडिटर इंक्लूड करता है। तो इनसे रिलेटेड वो क्या करता है, सबसे पहले एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेगा, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेगा, क्या देगा, असरटेन करेगा एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कैसे देखेगा, कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन करेगा, किसका, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स और रिसीट्स का। तो असरटेन करेगा क्या, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बाय इंटरनल कंट्रोल। अरे भाई मैं फाइनेंशियल और ऑपरेशनल जो भी रिकॉर्ड देखने आया हूँ अकाउंटिंग और फाइनेंस रिलेटेड, तो मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम असरटेन करूंगा कि कितना एडिक्वेट है भाई, यहाँ पे इस जगह पे इतना है कि नहीं। तो एडिक्वेसी, असरटेनिंग द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंड क्या, एंड टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। तो भाई असेट्स को वो सेफ गार्ड कर रहा है कि नहीं आपका इंटरनल कंट्रोल, और मैं चेक करूंगा, असर्टेन करूंगा आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बाय चेक कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। अब तुम ध्यान रखना, जब तुम चेक करने जाओगे एडिक्वेसी देखोगे इंटरनल और कंट्रोल प्रोसीजर्स की, तो तुमको क्या अकाउंटिंग और फाइनेंस रिलेटेड देखना है, तो कहीं वहां पे पिघल मत जाना। किसको देखकर पिघल मत जाना, अकाउंटिंग स्टाफ को देखकर पिघल मत जाना कि बेचारी कितना काम कर रही है, अकाउंटिंग स्टाफ को देख के पिघल मत जाना। कोई भी ऐसा काम तुम अपने सिर पे मत ले लेना जिसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है।
कि उसको एंट्री नहीं आ रही है, मैं बता देता हूँ मैं तो सीए कर रहा हूँ, तो अकाउंटिंग स्टाफ पे मत पिघल जाना। फिर क्या मत करना, कोई परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शन का कोई परफॉर्मेंस तुम मत कर लेना यार, तुम एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे पिघल जाओगे। छोड़ो, अकाउंटिंग नहीं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे पिघल जाता हूँ। तो तुमको दो जगह नहीं पिघलना है, ना अकाउंटिंग स्टाफ पे पिघलना है, ना एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करते वक्त पिघलना है। तो और टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अकाउंटिंग staff and must not divest in any way with any of the responsibilities placed upon him, and not to involve in the performance of executive functions in order that the objective outlook does not get obscured। मीन सिर्फ इतना भी कर लोगे तो भी चलेगा, ये मत लिखो आगे का लाइन। नॉट टू इन्वॉल्व इन एनी परफॉर्मेंस ऑफ द इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, नॉट टू इन्वॉल्व इन दी। तो देखो भाई, सबसे पहले तुमने उसकी जांच की, इंटर एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, किससे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के एग्जामिनेशन से, और उसमें देखा सेफगार्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सेट्स। उसके बाद तुमने क्या किया, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली करोगे, किससे, ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ, उसकी कोई जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लोगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की जिम्मेदारी अपने सिर पे नहीं लोगे। नॉट टू इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मत होना उसमें, घुल मिल मत जाना, किसमें, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में। बाद में क्या करोगे, दूर से, दूर से क्या करता है आदमी, ऑब्जर्व करता है, दूर से ताका झाकी करने का काम है भाई अपना, तो दूर से ऑब्जर्व करो फैक्ट्स और सिचुएशन। कैसे फैक्ट्स और सिचुएशन, और नोटिस में लाओ भाई, सबको बताओ, चुगली करो जाके हायर अथॉरिटीज के पास। टू ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज एंड टू रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज, नोटिस टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज दैट वुड अदरवाइज नेवर टू बी नोन टू बी देन। मतलब कुछ ऐसा उनकी नजरों में लाओ जो उनके नजरों में कभी नहीं आता, ये तुम्हारे बिना नहीं आ सकता था। critically appraise various policies of the management and draw its attention to any deficiencies। अरे भाई, पॉलिसीज चेक करो, पॉलिसीज देखो, और उनका क्या करो, अटेंशन। मीन्स कुल मिला के इसमें तुमको क्या करना है, दूर से जाकर देखना है, चुगली करके आनी है, किसको, हायर अथॉरिटीज को, जो उनको पता नहीं चल पाती। और उसके अलावा पॉलिसीज देखो और उनकी कमियां निकाल के आ जाओ कि भाई इसमें ये कमी है। अपनी तो काम भी बहुत आसान है भाई, कमी निकालने का ही है। फिर क्या करना है, एसोसिएट क्लोज आ जाओ, किसके क्लोज आ जाओ, अरे पहली बार किसी के क्लोज, मैनेजमेंट के क्लोज आ जाओ। मैनेजमेंट के क्लोज आने को बोल रहा है, और क्यों आने बोल रहा है, ताकि तुम्हें सब कुछ नॉलेज रहे, जितनी चुगली तुम करके आ रहे हो उतनी चुगली तुम्हें भी पता करनी पड़ेगी ना। तो मैनेजमेंट के क्लोज आ जाओ और उसके साथ चुगली करो। क्या चुगली करो, नॉलेज लो, इंपॉर्टेंट ऑकरेंस हो, इवेंट हुआ है क्या बिजनेस, एज वेल एज द चेंजेस दैट आर इन मेड इन बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ है क्या। तो अब तुम चुगली करोगे, सुन के आओगे, किसकी चुगली सुन के आओगे, मैनेजमेंट से पूछ के आओगे, अरे ये यहाँ क्या चल रहा है, इवेंट्स कुछ ऑकर हुआ है क्या, बिजनेस पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ है क्या। और एट ऑल द टाइम्स द इंटरनल ऑडिटर मस्ट एंजॉय, एंजॉय तो करते ही रहना चाहिए। क्या करना रहना चाहिए, एंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो अपन ने क्या क्या पॉइंट देखा, कि सबसे पहले तो वो ना एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखेगा, बाद में अकाउंटिंग स्टाफ के नजदीक नहीं जाएगा, उसकी जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेगा, दूर से बैठ के ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व क्या करेगा, ऐसी फाइंडिंग्स ऑब्जर्व करेगा जो अथॉरिटीज को रिपोर्ट करेगा, उनके नोटिस में लाएगा, जो उनके नोटिस में नहीं आने वाली थी। फिर क्या करेगा, उनकी पॉलिसीज देखेगा और उसमें जो कोई डिफिशियंसी है वो निकालेगा। और फिर क्या करेगा, क्लोज आने लगेगा, किसके क्लोज आने लगेगा, मैनेजमेंट के क्लोज आने लगेगा। क्यों क्लोज आने लगेगा, बोलेगा मैंने तुझसे इतनी चुगली करी, अब तू भी कुछ चुगली कर। और जानकारी लेगा कि क्या नया चल रहा है मार्केट में, क्या उनके उसमें एरिया में चल रहा है, और कोई बिजनेस पॉलिसी चेंज हुआ है क्या। और लास्ट में क्या करेगा, एंजॉय करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट के क्लोज आ चुका है, बड़ा खुश है अपना बंदा। मैनेजमेंट के क्लोज आ चुका है तो अब बड़ा खुश है अपना बंदा, और वो क्या करेगा, एंजॉय करेगा। क्या एंजॉय करेगा, अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस एंजॉय करेगा। अब आगे क्या आता है, अब आगे अपन देखते हैं, एक मिनट हाँ। उसको और किस किस चीज का रिव्यू करना है, इन एडिशन टू द मैनेजरियल फंक्शंस के अलावा शुड बी रिव्यूड बाय द इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर और क्या क्या रिव्यू करेगा, क्या क्या रिव्यू करेगा, बहुत सिंपल सी बात है। रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और प्रोसीजर रिव्यू करेगा, इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम और प्रोसीजर रिव्यू करेगा। कंप्लाइंस एंड पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस करेगा। देखो भाई, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंटरनल ऑडिटर नहीं करेगा तो कौन करेगा रिव्यू। कंप्लाइंस विद प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस, ये बहुत कॉमन सी बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी वो देखेगा, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखेगा।
तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या देखेगा, स्ट्रक्चर देखेगा। अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेगा। बाकी देखो कस्टोडियनशिप ऑफ असेट्स वगैरह वो तो रहनी ही वाली है, रिलेवेंस रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या क्या देखेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स देखेगा, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, असेट मिस अप्रोप्रिएट तो नहीं हो रहा है, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी चेक करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखेगा, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखेगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या देखेगा, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेगा। ओवरऑल रिड्यूस रेसिडुअल रिस्क बाय सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स टू रिड्यूस द इनहेरेंट रिस्क को कम करने का तरीका बताएगा। और क्या करेगा आगे चल के, शुड बी रिव्यूड, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करेगा लिमिटेशंस को कंसीडर करते हुए कि कहीं कॉल्यूजन्स, ह्यूमन एरर और कॉल्यूजन ये सब भी हो सकता है। रिव्यू ऑफ कस्टडियनशिप क्या हो जाएगा, एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट, कि भाई इंटरनल ऑडिटर एग्जिस्टेंस, सबसे पहले असेट का एग्जिस्टेंस तो है क्या, असेट का एग्जिस्टेंस है तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तो है क्या, फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है तो कोई अनलीगल इलीगल एक्ट होने का चांस तो नहीं है, अकाउंटेड तो है ना पूरे, कि भाई पता चला कोई उठा के ले जाए, अकाउंटेड नहीं है तो कैसे सेफ गार्ड करोगे। ऑल असेट्स आर अकाउंटेड फॉर फुल्ली। कोई मीन्स यूज हो रहा है ना, लाइक इंश्योरेंस वगैरह तो है ना सेफ गार्ड करने के लिए असेट्स को। ही शुड रिव्यू कंट्रोल सिस्टम फॉर इंटेंजिबल असेट्स, भाई असेट्स सारे आते हैं, इंटेंजिबल असेट्स के लिए क्या किया। फिर आएगा रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, के साथ होते रहना चाहिए, ये बहुत इजी है तुम देख लेना। रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वो क्या करेगा, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वो देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनल ऑडिटर शुड एग्जामिन ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट देखेगा सबसे पहले। अरे भाई एक एक जगह क्या थोड़ी पूछेगा तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या है, वो सीधा क्या करेगा, एक चार्ट मंगवाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट मंगवाएगा। और चार्ट में क्या देखेगा, चार्ट में क्या क्या होना चाहिए, चार्ट है ना सिंपल होना चाहिए, समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, बराबर से दिखना चाहिए कि भाई इकोनॉमिकल है। सिंपल इकोनॉमिकल मतलब ऐसे बिना मतलब का भरा हुआ नहीं है, फालतू में कि यहाँ पे कोई रोल की जरूरत नहीं है तो भी भर दिया। एंड नो फंक्शन शुड एंजॉय, कोई भी फंक्शन एंजॉय अनड्यू डोमिनेंस ओवर द अदर, एक दूसरे पे कोई अनड्यू डोमिनेंस एंजॉय कर रहा हो वैसा कोई काम नहीं होना चाहिए। तो इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट देखेगा, देखेगा नो अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, सिंपल इकोनॉमिकल एंड नो अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ वन वन डिपार्टमेंट ओवर द अदर। फिर क्या करेगा, शुड रिव्यू द मैनर इन विच दिस एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज आर ग्रुप्ड। अरे एक्टिविटीज कैसे ग्रुप्ड है, लाइक सेल्स परचेज ऐसे ग्रुप्ड है, या फिर सीधा ऐसे ग्रुप्ड है कि भाई मतलब गुड्स, अरे भाई गुड्स तो दोनों में ही आएंगे, सेल्स में भी परचेज में भी काम, तो कैसे ग्रुप्ड है। तो शुड रिव्यू, सबसे पहले तो तुमने ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट देखा, सिंपल इकोनॉमिकल और अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला नहीं होना चाहिए, डोमिनेंस वाला नहीं होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। ही शुड रिव्यू द मैनर इन विच एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड, किस मैनर में ग्रुप्ड है, मैनर देखना पड़ेगा, क्या मैनर देखना पड़ेगा कि एक्टिविटीज कैसे ग्रुप्ड है। ही शुड सी द मैनर इन विच द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज आर ग्रुप्ड, और ये भी देखेगा कि क्या एक हारमोनी है, किसमें हारमोनी, हारमोनी वेदर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी आर इन हारमोनी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार जिसके पास ऑथोरिटी है उसको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इन हारमोनी। इसके बाद क्या आएगा, ही शुड, अरे भाई देखो ओवरलैपिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट ओवरलैप विद दोस्त। अरे भाई तुम्हारे दो यूनिट्स है समझो, एक हेडक्वार्टर्स है और एक ऑपरेटिंग यूनिट है समझो सूरत में, और एक हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो मुंबई और सूरत वाले दो दो यूनिट है। अब एक हेडक्वार्टर एक ऑपरेटिंग यूनिट है, तुम्हारी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज responsibility should not overlap between the headquarters and the operating units, between the headquarters and operating units responsibility। अरे अब भाई वो भी उधर एंट्री मार रहे हो तुम भी मार रहे हो तो मतलब नहीं है। द इंटरनल ऑडिटर शुड एग्जामिन द रीजनेबलनेस ऑफ, रीजनेबलनेस देखनी पड़ेगी किसकी, स्पेन ऑफ कंट्रोल, स्पेन ऑफ कंट्रोल यानी कि उसके अंडर कितने आदमी थे पूछता है ना सांबा, बस वो यही देखना है कितने आदमी हैं। रीजनेबलनेस ऑफ द सबॉर्डिनेट्स दैट कैन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स, एग्जीक्यूटिव के अंडर कितने आदमी है, इसको क्या बोलते हैं, रीजनेबलनेस ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव, वेदर ईच पर्सन रिपोर्ट्स ओनली टू वन सुपीरियर, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड तो है ना, यूनिटी ऑफ कमांड बोलोगे, यूनिटी ऑफ कमांड तो है ना, और ये सब अपन पढ़ क्या रहे हैं,
रिव्यू ऑफ, ये अपन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का रिव्यू करने की आजादी है किसको, इंटरनल ऑडिटर को, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत होगी तो वो बताएगा ना भाई यहाँ पे बंदों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बंदों की जरूरत है। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यू में क्या देगा, वो चार्ट देखेगा और बताएगा सिंपल, इकोनॉमिकल और अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला नहीं होना चाहिए। फिर बोलेगा मैनर इन विच द ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज ग्रुप्ड कैसे है, वेदर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर इन हार्मोनी विद द ऑथोरिटी, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए हेड ऑफिस की और ऑपरेटिंग यूनिट्स की। फिर रीजनेबलनेस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, कितने आदमी थे देखेगा, यूनिटी ऑफ कमांड है कि नहीं वो देखेगा। वेदर ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नॉट बी अवॉइडेड, ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन नॉट बी अवॉइडेड, अरे अगर अवॉइड नहीं हो सकती है तो प्राइमरी वन शुड बी स्पेसिफाइड कि प्राइमरी कौन रहेगा। एंड एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अपना बहुत कॉमन पॉइंट है, ये तो होना ही चाहिए। एंड बस इतना लिख देना, इतना काफी है। फिर रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि कुछ तुम चीज बराबर यूटिलाइज कर रहे हो इफिशिएंट और इकोनॉमिक वे में, वो देखना इसकी जिम्मेदारी है। तो इंटरनल ऑडिटर शुड चेक वेदर दी ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स, अरे भाई तुम किसी चीज को मेजर कैसे करोगे कि भाई ये इकोनॉमिकल और इफिशिएंट वे में यूज हो रही है कि नहीं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल और इफिशिएंट होना चाहिए। तो ये मेजर करने के लिए, फॉर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, द इंटरनल ऑडिटर शुड चेक वेदर द एंटिटी ने कोई नॉर्म या ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स या नॉर्म सेटअप किया है क्या, वेदर द इंटरनल ऑडिटर हैज should check whether the operating standards and norms have been established for measuring economic and efficiency of the resources use of resources। इफ अगर ऐसा कुछ है तो उनके पीछे का मेथड्स और अजम्पशंस देखना कि वो जो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स है उनके पीछे का अजम्पशंस क्या है, कैसे बनाए गए हैं, केयरफुली एग्जामिन दी अजम्पशंस मेड। इसके बाद क्या होगा, वो शुड भी डिटेल्ड होने चाहिए, वो डिटेल्ड होने चाहिए, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी चाहिए, ताकि ऑपरेटिंग पर्सनल क्या कर पाए, मॉनिटर कर पाए और खुद की परफॉर्मेंस को क्या कर पाए, इवेल्युएट कर पाए, खुद ही खुद की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाए। और जहां पे कोई वाइड डाइवर्जेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड करस्पॉन्डिंग दिखे, रीजंस में भी कंसीडर्ड, रीजंस कंसीडर्ड होना चाहिए। रिव्यू ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये तो ठीक है, कॉमन है। अब आगे क्या बात करते हैं, आगे अब देखते हैं। ये इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर देखो छोड़ रहा हूँ। आगे क्या करते हैं, आगे अपन करते हैं क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर, हमारा इंटरनल ऑडिटर कैसा हो, हमारा इंटरनल ऑडिटर कैसा हो मतलब उसकी क्या क्या क्वालिटीज हो। सबसे पहले तो भाई देखो, तुम आ जाओ फाइनेंशियल और अकाउंटिंग कंट्रोल पे, ये बोलो अपन को फाइनेंशियल और अकाउंटिंग कंट्रोल इवेल्युएट करना आना चाहिए। ऑडिटर शुड हैव स्पेशल एक्सपर्टीज टू नेसेसरी फॉर इवेल्युएटिंग, पहले तो बोलो मैनेजमेंट कंट्रोल इवेल्युएट करना चाहिए, ऑडिटर शुड हैव एक्सपर्टीज टू इवेल्युएट मैनेजमेंट कंट्रोल्स, और स्पेशली मैनेजमेंट के कौन से कंट्रोल, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग कंट्रोल्स। ऑडिटर शुड हैव एक्सपर्टीज टू इवेल्युएट मैनेजमेंट कंट्रोल्स एंड स्पेशली फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल्स। फिर बोलो अरे, तो अब देखो उसको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोवाइड बेसिक डेटा फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ एन एंटरप्राइज, देयरफॉर द इंटरनल ऑडिटर को क्या होना चाहिए, देयरफॉर द इंटरनल ऑडिटर को बेसिक नॉलेज, अभी ऊपर अपन ने देखा कि भाई क्या होना है, मतलब वो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज तो उसको होनी चाहिए, तो इंटरनल ऑडिटर मस्ट हैव बेसिक अकाउंटिंग एंड, नहीं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल की उसको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। फिर अब तुम क्या है, आगे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, तो अभी क्या बोलो, तुम बोलो यार मुझे याद है कि ऑपरेशन का भी तो उसका ही काम है। तो इंटरनल ऑडिटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इवेल्युएट बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल, तो उसको ऑपरेशनल कंट्रोल का भी नॉलेज होना चाहिए, लाइक उसको पता होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ द ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कमर्शियल प्रैक्टिसेस क्या है, इस धंधे को समझ में आना चाहिए तुमको। तो फाइन, तुमको मैनेजमेंट कंट्रोल देखना है, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल, फिर तुमने बोला अकाउंटिंग और फाइनेंस में उसकी एक्सपर्टीज होना चाहिए, थर्ड पॉइंट में तुमने बोला रहे उसको फाइनेंशियल और ऑपरेशनल, मैं तो भूल गया, ऑपरेशनल कंट्रोल्स भी देखना है, तो फिर तुम उसमें क्या बोलोगे, गुड नॉलेज ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी और कमर्शियल प्रैक्टिसेस की उसको नॉलेज होनी चाहिए।
फिर फोर्थ पॉइंट, ही शुड हैव अ नॉलेज, ही शुड, उसको क्या होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, ही शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कॉमर्स लॉज एंड टैक्सेशन। ये पूरा इंटर का सब्जेक्ट डाल दो तुम इसमें, कॉमर्स लॉज टैक्सेशन कॉस्ट अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड ईडीपी सिस्टम्स वगैरह वगैरह सब इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ईआरपी सिस्टम एंड अदर एप्लीकेशंस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जानकारी भी होना चाहिए भाई अपने ऑडिटर को। और उसको क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पता होनी चाहिए, मैनेजमेंट एमटीपी पता होना चाहिए, मैनेजमेंट की टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। अरे भाई मैनेजमेंट टेक्निक्स प्रिंसिपल्स जो हेनरी फियोल वगैरह की थी ना पहले अपने पास, वो वैसी। तो उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स एंड एबिलिटी टू डील विद पीपल, पीपल के साथ डील करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि तुमको ऑडिट में इतने लोगों से डील करना पड़ता है। एंड बाय इस कंडक्ट ऑडिटर शुड प्रोवाइड एन अश्योरेंस कि वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा, बाय इस कंडक्ट ऑडिटर शुड प्रोवाइड एन अश्योरेंस दैट ही विल कीप द थिंग्स कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। अब परफॉर्मिंग द इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करने जा रहे हो, तुम ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करने जा रहे हो तो क्या करोगे भाई, सबसे पहले तुम ऑब्टेन कर लो ना यार बिजनेस नॉलेज, तुम कुछ भी करने जा रहे हो धंधा तो समझोगे ना, तो ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट, नॉलेज ऑफ द बिजनेस लो एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट टाइप सी है। फिर क्या करो, परफॉर्म ऑडिट प्लानिंग करो। फिर क्या करोगे, अब तुमने ऑडिट प्लान कर ली, अब इन्फॉर्मेशन ले लो यार थोड़ी, गैदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, तुम गैदर करोगे खुद, यहाँ पे मांगोगे नहीं, तुम गैदर करोगे, क्यों, क्योंकि तुम इंटरनल ऑडिटर हो, मांगा हो तो सब उल्टा सीधा होगा, तुम बोलोगे मैं खुद गैदर करूंगा भाई, मेरे को तुम सिस्टम दे दो, तो यू विल गैदर द इन्फॉर्मेशन एंड तुम क्या करोगे, उस पर चेक्स करोगे एंड देन क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। तो ऑप्टेन करोगे इन्फॉर्मेशन, प्लान बनाओगे, गैदर करोगे इन्फॉर्मेशन, ऑप्टेन करोगे क्या, बिजनेस धंधा समझोगे, धंधा समझने के बाद प्लान करोगे, गैदर करोगे इन्फॉर्मेशन, उस पर लगाओगे चेक्स और क्या कर दोगे, रिपोर्ट। नॉलेज किस किस की लोगे, नॉलेज किसकी लोगे, पीपल्स की लोगे, पीपल्स की लोगे, डॉक्यूमेंट्स की लोगे और आईटी सिस्टम्स की लोगे, यानी कि लोगों की, डॉक्यूमेंट्स की और आईटी सिस्टम की। आईटी सिस्टम बोले तो ईआरपी टैली वगैरह ये सब। और इधर इंटरनल ऑडिट में जब तुम डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो क्या मेजरली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, ऑपरेट कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह ले लोगे। और मीटिंग किसके साथ करोगे, मीटिंग विद पीपल की स्टेक होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैनेजमेंट पर्सनल्स विजन मिशन ये सब देखोगे। परफॉर्म करने जाओगे ना तो देखो भाई परफॉर्मेंस में ऐसा है कि सबसे पहले तुम्हारे पास परफॉर्म करने से पहले स्कोप होना चाहिए कि तुम्हारा दायरा क्या है, अरे भाई तुम परफॉर्म वहीं पे तो करोगे ना, तो ऑडिट प्लानिंग, प्लानिंग परफॉर्म ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्लान करने से पहले तुम्हारे पास एक ऑडिट स्कोप होना चाहिए जो अप्रूव्ड बाय किसके होगा, बोर्ड हो या ऑडिट कमेटी का अप्रूव्ड एक स्कोप होना चाहिए कि तुम्हारा दायरा ये है, तुम्हारा दायरा ये है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा, ऑडिट मस्ट बी अप्रूव्ड, ऑडिट स्कोप मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमिटी बिफोर ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग से पहले कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए। अब ऑडिट तुम प्लान करोगे भाई ये करूंगा तो ये करोगे, तो अरे भाई जो तुमको करना नहीं है उसमें थोड़ी करोगे, तुम बोलोगे मैं तो एरोप्लेन चेक करूंगा, अरे भाई तुम्हारे स्कोप में नहीं है क्यों चेक करोगे, तो प्लान उस हिसाब से बनेगा ना। इसलिए ऑडिट स्कोप शुड बी अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर दूसरा तुम क्या करोगे, तुम एक और चीज देखोगे, मस्ट बी प्रिपेयर्ड, ये जो तुम प्लान बनाओगे ना ये इसके बाद बनेगा, किसके बाद बनेगा, जब तुम इवेल्युएशन कर लोगे ऑफ मेजर अंडरलाइंग रिस्क। अरे भाई प्लान किसको करोगे, तुमको पता होना चाहिए कहाँ ज्यादा टाइम देना है कहाँ कम, तो प्लान कैसे करोगे, जब तुमने अंडरलाइंग रिस्क को इवेल्युएट कर लिया, इवेल्युएशन ऑफ ऑल द मेजर अंडरलाइंग रिस्क बीइंग रिव्यूड एंड द ऑडिट चेक्स टू बी परफॉर्म्ड, ऑडिट चेक्स टू बी परफॉर्म्ड टू असेस the adequacy, to assess the adequacy of the internal control environment to mitigate such risk, to mitigate such risk। तो वर्क प्लान शुड बी, वर्क प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ ऑल द रिस्क एंड तुम्हारे पास होना चाहिए टू असेस द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट टू मिटिगेट सच रिस्क। क्या ऑडिट चेक्स लगाना है, अरे भाई तुमको पता होना चाहिए मुझे क्या ऑडिट चेक्स भी क्या लगाने हैं वो भी पता होना चाहिए कि ऑडिट चेक्स क्या लगाऊंगा मैं उस डेटा पे प्लान तो कर लूं फिर उस पे करूंगा क्या। तो प्लानिंग से पहले ऑडिट स्कोप होना चाहिए, तुम्हारे पास अंडरलाइंग रिस्क का असेसमेंट होना चाहिए, ऑडिट चेक्स होना चाहिए, उस पर तुम मिटिगेट रिस्क क्या करोगे वो होना चाहिए। देन डिटेल्ड वर्क प्लान, फिर इंटरनल ऑडिटर मस्ट कंटेन, नहीं नहीं फिर क्या होगा, डिटेल्ड वर्क प्लान बनेगा। फिर डिटेल्ड वर्क प्लान कौन बनाएगा, ऑडिट मैनेजर बनाएगा। अप्रूव कौन करेगा, चीफ इंटरनल चिया करेगा, चीफ इंटरनल ऑडिटर या हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, हिया या चिया, हिया हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट और चिया चीफ ऑफ इंटरनल ऑडिटर। या चिया में से कोई क्या करेगा, अप्रूव करेगा और बनाएगा कौन, ऑडिट मैनेजर, ऑडिट मैनेजर क्या डिटेल वर्क प्लान बनाएगा। फिर वंस अप्रूव्ड इंटरनल ऑडिटर मस्ट शेयर डिटेल प्लान विद की मैनेजरियल पर्सन के साथ शेयर कर देगा। इंटरनल मस्ट कंडक्ट द ओपनिंग मीटिंग विद की स्टेक होल्डर्स बिफोर स्टार्ट ऑफ द ऑडिट। फिर क्या करेगा, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, इंटरनल ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन टू रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन
from checks to ensure that correctness and integrity of the information is received to extent possible. इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेगा, तो इंटरनल ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, उठाएगा वो सीधा और वहां से खुद लेगा, यानी कि सीधा वो टैली का बैकअप लेगा, ये सैप का बैकअप लेगा और खुद निकालेगा। तो शुड गैदर द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, विल ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ऑब्टेन कैसे करेगा, उनसे मांग लेगा, बैकअप मांगेगा, बैकअप तो मांगना पड़ेगा। ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स एंड विल परफॉर्म चेक्स ऑन इट। एडिक्वेट प्लानिंग भी करना पड़ेगा और इंटरिम एडवांस इंटीमेशन भी देना पड़ेगा तुमको फॉर एनी इंटरिम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। भाई एडवांस तुमको इंटीमेशन देकर रखना पड़ेगा, मेरे को कुछ लग भी सकता है और इन्फॉर्मेशन। फिर क्या करोगे, परफॉर्म ऑडिट चेक्स, ऑडिट चेक्स परफॉर्म करोगे। ऑडिट चेक्स क्या है, नॉर्मल बस सैम्पलिंग बेसिस पे करोगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाओगे, रिलेवेंट टूल्स लगाओगे। फिर इसके बाद क्या होगा, रिपोर्ट टू द इंटरनल ऑडिटर्स। रिपोर्ट कैसे करोगे, इंटरनल ऑडिटर मस्ट प्रिपेयर, अब सबसे पहले तुम क्या बनाओगे, ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओगे। इंटरनल ऑडिटर मस्ट प्रिपेयर अ ड्राफ्ट रिपोर्ट, और उसमें तुम ड्राफ्ट रिपोर्ट में, अरे भाई पहले सीधा रिपोर्ट थोड़ी दोगे, उनको बताओगे भाई मैं रिपोर्ट में ये डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर एक बार डन हो गई सो डन हो गई, तो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओगे। उसमें क्या होगा, ऑडिट इश्यूज कंप्राइजिंग ऑफ बिजनेस फंक्शन एज पर द स्कोप, डिटेल्ड ऑडिट कवरेज एंड एक्सक्लूजन इफ एनी। ऑडिट रिपोर्ट कवर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट, issues and gaps, issues over the gaps noted along with implications of the business and recommendation to mitigate the identified gaps। यानी कि जो जो ऑडिट में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट दोगे, बिजनेस में कहाँ कहाँ तुम्हें क्या क्या दिक्कत आई है, उसकी एक समरी बनाओगे, समरी विद डिटेल्ड इश्यूज, समरी भी बनाओगे डिटेल्ड इश्यूज के साथ। तो ऑडिट पीरियड बताओगे, ऑडिट पीरियड क्या कवर कर रहा हूँ, अपना स्कोप भी बताओगे, रिव्यूड एज पर स्कोप होना चाहिए। तो ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस, ड्राफ्ट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, रिव्यूड एज पर द स्कोप। रिव्यू किसके हिसाब से करोगे, तुम्हारा स्कोप बताओगे, भाई मेरा ये स्कोप था, मैंने ये चेक किया। रिव्यूड एज पर द स्कोप, कवरेज या एक्सक्लूजन्स क्या क्या है, ऑडिट पीरियड क्या क्या कवर किया है, फिर ऑडिट समरी दोगे विद अलोंग विद डिटेल्ड इश्यूज। मैनेजमेंट का एक्शन प्लान देखोगे, मैनेजमेंट एक्शन प्लान शुड बी एग्रीड, एग्री होना चाहिए, मैनेजमेंट एग्री होना चाहिए, मैनेजमेंट एक्शन प्लान शुड बी एग्रीड। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्शंस एंड टाइमलाइंस, टाइमलाइंस फॉर द एक्शंस, कि भाई कितने टाइम में कर दोगे तुम इसको करेक्ट। फिर क्या करेगा, रिव्यू द स्टेटस ऑफ द एक्शंस टेकन बाय द मैनेजमेंट, रिव्यू उनको भी रिव्यू करोगे क्या एक्शंस लिया है। द एक्शंस एग्रीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट्स एंड द रिपोर्ट स्टेटस सच फॉलो अप इन द ऑडिट रिपोर्ट, कि प्रीवियस ऑडिट का क्या रिपोर्ट है, क्या स्टेटस है, तुमने क्या किया है, वो भी तुम फॉलो अप उसमें डालोगे। इंटरनल ऑडिटर शुड देयरफॉर देयर आफ्टर सर्कुलेट, बाद में अब ये सब ड्राफ्ट में तुम कर लिया, अब फाइनल सर्कुलेशन कर दोगे, एंड प्रेजेंटेशन हिज फाइंडिंग्स टू द ऑडिट कमिटी, एंड प्रेजेंट हिज फाइंडिंग्स टू द ऑडिट कमिटी। रिपोर्टिंग रिजल्ट्स while sharing the results of internal audit with the stakeholders। ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसके आगे का पार्ट आप एक बार बुक से गो थ्रू कर लेना, या फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।